नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली के पातेपुर से है, जहां के बहुआरा में अपराधियों की गोली से घायल बस स्टैंड संचालक की इलाज के दौरान मौत के बाद अब लोगों का आक्रोश भड़क चुका है, जिसको लेकर लोगों ने अगजनी कर कल देर शाम से सड़क जाम कर दिया है, जिससे महुआ ताजपुर पथ पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए घटनास्थल से कुछ दूर ही खड़ी है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से परिजनों से बात करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। लेकिन आक्रोशित लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। 5 नवंबर की देर शाम बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने बस स्टैंड संचालक जितेंद्र कुमार को गोली मार दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इसी बीच कल देर शाम उनकी मौत हो गई और शव जैसे ही गांव पहुंचा लोग उग्र हो गए और कल शाम से ही सड़क जाम कर बवाल काट रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, इस वक्त किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्या अभी भी लोग उग्र हैं और पुलिस की ओर से क्या कहना है? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? जी देखिए, बिल्कुल अभी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है और लोग जो है वो आक्रोशित है। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जो है इस पूरे मामले में देखने को मिली, क्योंकि जनों की तरफ से घटना कारित होने के बाद ही 3 लोगों को नामजद किया गया था और 4 अज्ञात पे प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी के यहाँ कोई छापेमारी नहीं हुई, जिससे लोग जो है वो आक्रोशित हो गए। और कल देर शाम जैसे ही जितेंद्र कुमार राय की मौत हुई पारस अस्पताल में, उसके बाद 100 गांव लाया गया, उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। लोगों का जो आक्रोश था पुलिस के प्रति वो फूट पड़ा और लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वैशाली समस्तीपुर को जोड़ने वाली ये सड़क है, जिसपे कल देर शाम से ही, मैं कहूँ तो कल 9 बजे के बाद से ही इस पथ पे आवागमन पूरी तरह से ठप है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि पुलिस मौके पे पहुंची है और जिला मुख्यालय के अलावा आसपास के जितने भी थाने हैं उन थानों की पुलिस को मौके पे बुलाया गया, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए जो है पुलिस अभी हिम्मत नहीं कर रही है, वहां जाने के प्रयास नहीं कर रही है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो मुखिया और स्थानीय जो वहाँ के विधायक हैं, उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है ताकि लोगों को समझाया जा सके और लोगों का आक्रोश जब थोड़ा कम होगा तब पुलिस वहां पे मूव करेगी। ऐसे में अभी फिलहाल जो है पुलिस वेट एंड वॉच के मूड में है, देख रही है। पुलिस पूरे मामले की निगरानी कर रही है और भारी संख्या में पुलिस बल को फिलहाल अभी बुला लिया गया और लोग ये मांग कर रहे हैं कि बड़े पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे आए और आरोपियों की जो गिरफ्तारी है पहले वो गिरफ्तारी करें, उसके बाद ही लोग जो है वो सड़क जाम समाप्त करेंगे। स्पष्ट तौर पे लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सड़क जाम को समाप्त नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो पुलिस बल को बुलाकर और उसके बाद जो है पुलिस वहां पे पहुंचेगी और लोगों से बात करने का प्रयास करेगी। तो फिलहाल लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है ना पुलिस पर, क्योंकि 5 नवंबर की ये घटना है, आज 11 तारीख है, 6 दिन बीत गए हैं, अभी तक पुलिस क्या कर रही थी? जी बिल्कुल, पुलिस पे सिर्फ ये लापरवाही की बात नहीं है। पुलिस पे स्थानीय लोगों ने पैसे लेकर कार्रवाई नहीं करने का ये गंभीर आरोप भी लगाया है और कहीं ना कहीं उनके आरोप में ये बात साबित हो रही है कि इतने 5 नवंबर की घटना हुई देर शाम और अभी तक एक आरोपी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिसको लेकर ही लोग जो है वो काफी आक्रोशित है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे आपके पास। सड़क जाम है रात से, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं आया। एक बार ही प्रशासन नहीं आया। रात भर हम लोग यहीं पर बैठे हुए हम नहीं, 20 आदमी है, ये प्रशासन एक बार भी नहीं आया। और बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बताते चले, जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह की ओर से अब तक सैकड़ों युवकों को शिकार बनाते हुए करोड़ों की ठगी की गई है। इतना ही नहीं, जब ठगी के शिकार युवक इस चंगुल से निकलने की कोशिश करते हैं तो इन्हें खूबसूरत लड़कियों की माया जाल में फंसाकर रखा जाता है। रतनपुर थाना ओपी क्षेत्र के पिपरा चौक के पास का ये पूरा मामला, जहां पर ग्लेज ट्रेडिंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से सरकारी नौकरी का दावा करते हुए जाल में फंसाने का काम किया जा रहा था। बुलाया गया था और यहाँ पे 25,000 रुपया में काम करवा देगा। ठीक है सर, ऐसा करके मेरा 1,75,000 रुपया यहाँ पे लगा है, मेरा फैमिली का पूरा। और यहाँ पे सर नेटवर्किंग काम कराया जाता है, आदमी बुलाएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं देंगे।
गोपालगंज में शराब तस्करों ने शराब की तस्करी का ट्रेंड बदल दिया है। यहां शराब तस्कर तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। सख्ती के बावजूद तस्कर आए दिन अलग अलग तरीके से शराब तस्करी के लिए अपना रहे हैं। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की चौकसी बढ़ाते हुए तस्करी रोकने के लिए हर तरीके आजमाने लगी है। शराबबंदी वाले बिहार में कैसे हो रही शराब की तस्करी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में शराबबंदी कानून है। यहाँ शराब पीना, बेचना और तस्करी करना कानूनन अपराध है। शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए आसमान से लेकर धरती और नदी से लेकर रेतीले दियारा इलाके में नजर रखने के लिए मशीनरी और पुलिस की खुफिया तंत्र लगाई गई है। बावजूद इसके शराब की तस्करी का खेल जारी है। ये तस्वीर गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट की है, जहां यूपी बिहार का समेकित चेक पोस्ट है। यहाँ हर रोज शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को, पूरे शरीर में ही शराब की जैकेट बना ली, बाइक के डिक्की और सीट के अंदर भी शराब छिपा रखी है। अब दूसरी तस्वीर मवेशियों के चारा की भी देख लीजिए, कैसे मवेशियों के चारा के अंदर छिपाकर शराब लाई जा रही है। ये तस्वीर महज वानगी है। मरीजों को ढोने वाली एम्बुलेंस और जुगाड़ गाड़ी के अंदर भी तहखाना बनाकर शराब की तस्करी हो रही है। एसपी आनंद कुमार मान रहे हैं कि शराब तस्करी का ट्रेंड बदल गया और चोरी के अलावा लूटी गई छोटी गाड़ियों से शराब की तस्करी हो रही है। हालांकि पुलिस भी इन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ये शराब तो अभी मुख्यतः उत्तर प्रदेश और कुछ शराब हरियाणा की आ रही है, और जिसमें कि छोटी गाड़ियों का उपयोग हो रहा है। कई सारी गाड़ियां हैं जो कि चोरी की गई हैं। अभी हाल ही में कुचाई कोर्ट में एक मामला आया, जिस कुचाई कोर्ट से ही लूटी हुई एक बोलेरो थी, और उसके लूट के एक सप्ताह बाद ही वो शराब के साथ पकड़ा गया। तो उसमें जो अपराधी थे लूट में शामिल, वो भी पकड़े गए और शराब भी पकड़ी गई और बोलेरो भी बरामद की। अब गंडक नदी के रास्ते हो रही शराब की तस्करी को भी जान लीजिए, जहां चुलाई शराब की भट्टियां नदी के अंदर चलाई जा रही है, जिसे उत्पाद विभाग की टीम लगातार ड्रोन के सहारे चिन्हित कर ध्वस्त कर रही है। गोपालगंज के बैकुंठपुर, मोहम्मदपुर और जादवपुर का दियारा इलाका शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। इस इलाके में पिछले 2 महीनों में कई भट्टियां ध्वस्त कर दी गई है। नाव से इस इलाके में पेट्रोल से नदी के रास्ते यूपी से होने वाली शराब तस्करी पर लगाम कसी जा रही है। नदी के इलाके में शराब तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना खतरे से कम नहीं है। इसी माह नाव हादसा होने से एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई थी, जबकि बीते 8 नवंबर की रात शराब तस्करों ने उत्पाद टीम के नाव में ही आग लगा दी। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए उत्पाद टीम और पुलिस गंडक नदी के रास्ते होने वाली शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार का कहना है कि तस्करी के नए नए तरीके शराब तस्कर अपना रहे हैं। जांच के दौरान उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। में लगातार जो छापामारी हो रही है, तो उसमें तस्करी के नए नए वो लोग अपना उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई मोटरसाइकिल के सीट के नीचे, कोई गाड़ी के बॉडी में, कोई आगे इंजन में, बहुत तरह से लोग शराब लाते हैं। और एक्साइज की टीम जांच के दौरान उन सबको पकड़ी भी है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगा। पुलिस और उत्पाद विभाग की चौकसी बढ़ाते हुए तस्करी रोकने के लिए हर तरीके आजमाए जा रहे हैं। चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ाने के साथ ही उन दुर्गम इलाकों में अभियान भी शुरू की गई, ताकि शराबबंदी कानून पर कड़ाई से पालन कराई जा सके और शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा सके। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और बिहार में शराबबंदी की सफलता पर अब सहयोगी इन सवाल उठाने लगे हैं। पहले जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी को फेल बताया था, तो अब कांग्रेस नेता ने भी शराबबंदी से सरकारी राजस्व को नुकसान की बात कहते हुए शराब की दुकान खोलने की बात कह दी है। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। शराबबंदी नीतीश सरकार का एक ऐसा फैसला जिसका जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश हर मंच से करते रहे हैं, लेकिन विरोधी तो विरोधी, अब तो सहयोगी भी शराबबंदी पर सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास का बयान सुन लीजिए।
सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सज़ा होती है, तो उससे भी वो बचे। कहाँ कहाँ आप रोक लगाइएगा? माफिया हर जगह सक्रिय है। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन शराबबंदी के बाद लगभग कितने लोगों की जान चली गई और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। प्रतिमा कोई पहली नेता नहीं है जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाया हो। नीतीश कुमार के सहयोगी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी कई बार थोड़ी थोड़ी शराब पीने की वकालत कर चुके हैं। हम कहा है कि शराब कोई जरूरी नहीं कि शराब है, कभी कभी वो दवा के रूप में भी काम करती है। जैसे मृत संजीवनी है और ये सब चीज़ है। कॉलरा में काम किया है, हम लोग दिया है और उसका कॉलरा दे दिया है। उस प्रकार से अगर गरीब तबके के लोग हैं, रात्रि में थकावट मिटाने के लिए अगर थोड़ा सेवन करते हैं और रात में सो जाते हैं तो हम समझते हैं वो बुरा नहीं। यही नहीं, अभी एक दिन पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शराबबंदी को फेल बता दिया था। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है? सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है। लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। प्रतिमा कुमारी दास के बयान के बाद एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर सियासी बहस छिड़ गई है। बहस ये कि अगर शराबबंदी फेल हो चुकी है, शराबबंदी से ना तो शराब की सप्लाई रुक रही है, ना शराब पीने वाले रुक रहे हैं, और तो और जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या शराबबंदी की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? शराबबंदी से हो रहे नुकसान के एक दूसरे पहलू की तरफ इशारा किया था IRCTC के ग्रुप जनरल मैनेजर जफर आजम ने कहा था कि शराबबंदी की वजह से बिहार का पर्यटन प्रभावित हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा आए, फॉरेन करेंसी आए, तो आपको उनको उनके हिसाब से भोजन का और पीने का आज़ादी देना होगा, नहीं तो वो क्यों आएंगे यहाँ? आप ये बताएं। हमने चर्चा किया, कई देशों में लोगों ने कहा कि हम कैसे जाएं बिहार। सवाल है कि जब शराबबंदी से कोई फायदा ही नहीं, फिर शराबबंदी क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बीपीएससी से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 नवंबर को 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। माफ कीजिएगा, 4 दिसंबर को बीपीएससी ने रिजल्ट शीट तैयार किया है। 29 दिसंबर को मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। सफल प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 14 मार्च को जारी किया जाएगा। 802 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 29 दिसंबर को मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें सफल प्रतिभागी जो हैं वो शामिल होंगे। 802 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 14 मार्च को आएगा। 802 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी और 4 दिसंबर को 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सरायकेला खरसावां जिले में रहेंगे। हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। सरायकेला खरसावां जिले को आज करीब 1066 करोड़ रुपए की योजना की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 311 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम से इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज सरायकेला जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होना है। मेरे ठीक पीछे अगर आप मंच को देखें तो मंच पूरी तरह से तैयार है और ये सरायकेला का बिरसा मुंडा स्टेडियम है। आपको पता है कि लगातार राज्य के अंदर में ये कार्यक्रम चल रहा है और आज अगर सरायकेला की हम बात करें तो लगभग 311 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। अगर शिलान्यास की बात करें तो 187 और अगर उद्घाटन की बात करें तो 124 योजना का आज यहाँ उद्घाटन होगा। कुल अगर राशि पर अगर आप गौर करें
इस शिलान्यास और उद्घाटन की बात कर रहे हैं हम, तो 1066 करोड़ रुपए के करीब की योजना आज सरायकेला जिले की जनता को मिलने जा रही है। वहीं परिसंपत्तियों के वितरण की बात करें तो तकरीबन 63,856 लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण होगा। मंच तो आपने देखा ही, लेकिन जिस योजना की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं उस योजना को भी यहाँ एक चित्रकारी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। ऊपर लिखा हुआ है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, और नीचे जो चित्रकारी की गई है उसमें आपको झारखंड विधानसभा की झलक दिखेगी, बिरसा मुंडा दिखेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखेंगे और बहुत सारे लोग दिख जाएंगे इस चित्रकारी में, जिसमें अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया हुआ है। चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना की बात करें, सोना सोबरन योजना की बात करें, फूलो झानो योजना की बात करें, किशोरी योजना की बात करें, अलग अलग तख्तियां बनाई गई हैं, केसीसी योजना की बात करें, उन सारी योजनाओं का यहाँ उल्लेख किया गया है। अब दूसरी तरफ अगर आप इस तस्वीर को देखें कि जो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, चूंकि किशोरी योजना का हमने जिक्र किया है, तो हर एक जिले में बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ आ रही हैं। खासकर अगर हम जो छात्राएं हैं उनकी बात करें, और उनको एक नई योजना के साथ जोड़ा गया है। यहाँ भी चांडिल से चलकर बहुत सारी छात्राएं यहाँ पहुंची हुई हैं। आप ये देखिए भीड़, और सभी के हाथ में ये योजना की जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर है, और सब लोग बहुत खुश हैं, सोच कर आए हैं मुख्यमंत्री को देखना है, सुनना है। बाकी भी बहुत सारे जो यहाँ अतिथि होंगे उनको भी सुनेंगे। क्या है ये जो योजना, बताओ तो जरा। ये योजना 18 साल होने पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे, और इस योजना के लिए सरकार को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। देखिए ये कह रहे हैं इनको पता है योजना के बारे में, और सरकार को धन्यवाद भी दिया जा रहा है। अभी शुरुआत है, बहुत सारे जो लोग हैं, खासकर जो सरायकेला खरसावां जिले के रहने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे घंटा बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों की भीड़ यहाँ जुटती चली जाएगी। और जो समय बताया जा रहा है उसके मुताबिक अगर हम कहें तो 1 से 1:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित जितने भी अतिथि हैं इस मंच पर होंगे, और आज यहाँ से 1000 करोड़ से ज्यादा की योजना सरायकेला खरसावां की जनता को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, सरायकेला। बिहार के मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल अगले महीने रिटायर्ड हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि बिहार का अगला डीजीपी आखिर कौन होगा। पुलिस महकमे में भी ये चर्चा जोरों पर है। बिहार के अगले डीजीपी के लिए 11 सीनियर आईपीएस के नाम भेजे गए हैं। वरीयता के हिसाब से अगर देखें तो बिहार कैडर के ऊपर के 3 सीनियर अफसर शिववर्धन सिंह, एसएस राजन और मनमोहन सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनमें से कोई बिहार लौटेगा इसकी संभावना कम है। वरीयता क्रम में अरविंद पांडे मनमोहन सिंह से ऊपर हैं, हालांकि वे बिहार में तैनात हैं। इसके बाद आलोक राज, राजविंदर सिंह भट्टी और शोभा ओहटकर के नाम हैं। लेकिन बिहार में 2 नामों की चर्चा इस वक्त जोरों पर है, आलोक राज और राजविंदर सिंह भट्टी। यूपीएससी को इन्वॉल्व किया गया है और एमएचए है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 3 नाम वो लोग सेलेक्ट करके जो भी भेजेंगे उसमें से सबका रिकॉर्ड्स देख करके 3 नाम भेजेगा, और स्टेट गवर्नमेंट उसी 3 नाम में से किसी एक को डीजीपी में नियुक्ति करेंगे। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अपनी पार्टी से नाराजगी बरकरार है। वो 1.5 महीने से प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। कल गांव से पटना भी पहुंचे लेकिन आरजेडी कार्यालय नहीं पहुंचे। पार्टी ऑफिस में आरजेडी नेता इंतजार करते रहे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी कार्यालय ने पार्टी संगठन से जुड़े तमाम डेटा और कागजात 10 सर्कुलर रोड मंगवाए हैं ताकि संगठन विस्तार का काम किया जा सके। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय नहीं पहुंचने से जिला अध्यक्ष समेत तमाम विस्तार के काम बंद पड़े हुए हैं। आरजेडी जहां इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इस वक्त बचती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरजेडी पर पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह को बार बार अपमानित करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से उन्हें अपमानित और कलंकित किया गया है, ऐसे में उस पार्टी के कार्यालय में जाकर अपने समाज को लज्जित वो कतई नहीं करेंगे। देखिए, माननीय जगता बाबू बहुत ही सीनियर वरिष्ठ लोग हैं
दुर्भाग्य है कि जिस जगह पर हैं वहां बार बार उनको अपमानित किया जाता है। अपमान के घूंट पी करके वहां बैठे थे, लेकिन अब तो अति हो गया है। और जिस तरह से उनको अपमानित और कलंकित किया है, तो वैसे स्वाभिमानी आदमी अपने लिए ही नहीं, अपने पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए वो इतना नहीं झुकेंगे। लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट से पहले उनके पैतृक गांव फुलवरिया में दुआओं का दौर शुरू हो गया है। गांव के लोग लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही लालू को किडनी देने के लिए फैसला के लिए उनकी बेटी रोहिणी की सब तारीफ कर रहे हैं। गांव के लोगों ने रोहिणी को शेरनी बेटी बताया है। उनका तो खैर मैंने बहुत अच्छी बात है कि मैंने किडनी उनका मैच हो गया। अगर जरूरत पड़ता तो हम लोग भी अपना किडनी फुलवरिया गांव के एक बच्चा देने के लिए तैयार है। हम माननीय लालू यादव के जल्दी स्वस्थ होने के लिए माँ दुर्गा जी से यह प्रार्थना करते हैं कि वो भी स्वस्थ हो जाएं और रोहिणी आचार्य भी वो भी स्वस्थ रहें और उनके घर परिवार सभी सुखी शांति से रहें। रोहिणी बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा बेटी हर घर पैदा ले। और रोहिणी शेर जैसा है, शेरनी है एक। हाँ, और हम लोग गौर से प्रार्थना करते हैं कि दोनों लालू जी और रोहिणी जी दोनों स्वस्थ रहे। और बिहार की हवा सांस लेने लायक नहीं बच गई है। हवा की शुद्धता के पैमाने में ज्यादातर शहर फेल साबित हुए हैं। मोतिहारी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 है, जो कि खतरनाक की श्रेणी में आता है। यही नहीं, कई और शहरों की हालत कुछ ऐसी ही बनी हुई है। सिवान की अगर बात करें तो वहां का AQI 406 है, तो वहीं समस्तीपुर का 328 है। राजधानी पटना की हालत भी यहां पर गंभीर है। पटना का AQI 275 है, तो वहीं मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर 311 AQI दर्ज किया गया। दरभंगा, भागलपुर, अररिया, आरा, बेगूसराय, हर जगह इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है, वो बिहार के कई जिलों में ज्यादा दिखाई दे रही है। खासकर पटना की स्थिति इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।